हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का। इससे पहले हमने रीडिंग स्किल्स और थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वाली यूनिट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी राइटिंग स्किल्स वाली यूनिट है, इसमें से जो क्वेश्चंस हैं आपके किस टाइप के आ सकते हैं। अब राइटिंग स्किल्स इसका नाम है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा चीज़ों को। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्त ये होती है कि जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसका फॉर्मेट आपको ज़रूर से मालूम होना चाहिए। अल्टीमेटली चीज़ें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखनी खुद ही हैं, लेकिन उन चीज़ों को लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या है वो आपको जब तक पता नहीं होगा, तो आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, आप कितनी भी इंग्लिश लिख कर आ जाओ, लेकिन एक फॉर्मेट आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ राइटिंग स्किल्स के सेक्शन में यही होती है कि उस पर्टिकुलर कंटेंट का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। इस राइटिंग स्किल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपकी नोट मेकिंग हो गई, पैराफ्राइजिंग एंड समराइजिंग हो गई, लेटर राइटिंग हो गई और रिपोर्ट राइटिंग हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको कवर अप करनी है। तो वन बाय वन हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे कि इनका फॉर्मेट वगैरह क्या होता है, इनकी टेक्निक्स वगैरह क्या होती हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा नोट मेकिंग दोस्तों। अब नोट मेकिंग में क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई, उस इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में अपने माइंड में आपको रखना है, तो उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ कुछ पार्ट्स ऐसा हो सकता है जिसको आपको निगलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है। कुछ कुछ पार्ट आपके बहुत काम का हो सकता है और कुछ कुछ पार्ट आपके कम काम का हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको नोट्स बनाना पड़ता है, इसको हम नोट मेकिंग बोलते हैं। ये नोट मेकिंग वाला कॉन्सेप्ट आपने 11th या 12th क्लास में भी स्टडी करा होगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको ये देखने को मिला होगा। तो नोट मेकिंग बनाने का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से नोट मेकिंग बनाई जाती है। यहाँ पर कुछ टेक्निक्स यहाँ पर मेंशन है, इसको आप ज़रूर से रीड आउट करिएगा, जैसे मैं आपको इसको ब्रीफ में पढ़ के समझाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट मेकिंग में ये होती है, जिस भी रीडिंग्स का आपको नोट मेकिंग बनाने को दिया जाए, उस रीडिंग्स को पहले आप केयरफुली रीड करोगे, पूरे पैराग्राफ को या पूरे पैसेज को, जो भी है आपका, वो एक से ज़्यादा पैराग्राफ भी हो सकते हैं। उसको थॉरोली आप रीड करोगे और ये फिगर आउट करने की कोशिश करोगे कि उस पैराग्राफ में कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत काम के हैं, उसको आप अलग करने की कोशिश करोगे। द नोट मेकर शुड देन पुट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज एज हेडिंग ऑफ द पैसेज। The heading should be short and easy to understand, usually of 3 or 4 words, and usually written on the top middle of the passage. Moreover, it should be so that it evokes the interest of other readers and also makes you again go through it. यानी कि जैसे ही आप उस पैराग्राफ की स्टडी कर लोगे, तो अब स्टडी करने के बाद उस पैराग्राफ की एक हेडिंग होगी जो आप अपने माइंड में बना लोगे कि यदि इस पैराग्राफ की ये हेडिंग होनी चाहिए, और आप जो पेज होगा उसके मिडल में आप उसकी हेडिंग लिखोगे। और हेडिंग 3 से 4 वर्ड्स की होनी चाहिए, और हेडिंग्स मस्ट बी अट्रैक्टेबल सो दैट कोई भी उस हेडिंग को रीड करके उसको इंटरेस्ट आ जाए कि यानी ये जो नोट्स में है इसको पढ़ने में इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। इस तरीके की आपको पहले एक मेन हेडिंग बना लेनी है पूरे पैराग्राफ को रीड करके। अंडर द हेडिंग ऑफ द पैसेज द सब हेडिंग्स शुड कम इन सब हेडिंग्स आर सबऑर्डिनेट्स or associate idea that comes under the heading that are used to develop the heading or the main idea of the reading or passage। अब हेडिंग बनाने के बाद आपका सेकंड काम ये होगा कि आप सब हेडिंग्स बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक रीडिंग्स दिया गया है, उसके 3-4 पैराग्राफ हैं, तो पहले तो आप 3-4 पैराग्राफ पढ़ के मेन हेडिंग बनाओगे। उसके बाद आपका काम ये होगा सब हेडिंग्स बनाने का। आप कोशिश करोगे कि इस पैराग्राफ को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करके और हर एक पार्ट का मैं एक सब हेडिंग्स बना दूं। तो सब हेडिंग्स फिर आपको बनानी पड़ती हैं, और सब हेडिंग्स भी आपके पैराग्राफ से रिलेटेड ही होती हैं। वंस वी आर थ्रू विद द सब हेडिंग्स इट इज़ एसेंशियल टू राइट द पॉइंट्स अंडर ईच सब हेडिंग। अब मैंने सब हेडिंग्स बना ली। लेट्स सपोज एक रीडिंग्स के अंदर 8 पैराग्राफ हैं और मैंने एक मेन हेडिंग बना ली और 8 सब हेडिंग्स बना ली। अब सब हेडिंग्स बनाने के बाद दूसरा काम हमारा ये होता है, हर एक सब हेडिंग्स के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखना जो कि रिलेवेंट है नोट्स मेकिंग बनाने के लिए। जो पॉइंट्स आप लिखोगे वो एक जो भी सब हेडिंग के नीचे आप उस पॉइंट को लिख रहे हो, वो पॉइंट उस सब हेडिंग से रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। और इतना करने के बाद आपका जो नोट मेकिंग का होता है वो मोर देन हाफ वर्क हो जाता है। और आप हेडिंग्स बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना कि हेडिंग्स और हेडिंग्स के सब पॉइंट्स आप इस तरीके से बनाओ ताकि वो ईजिली पता लग सके कि हाँ जी, ये जो सब पॉइंट्स हैं ये हेडिंग 1 के हैं और हेडिंग 2 के ये सब पॉइंट्स हैं। आप नंबर लिख सकते हो उसमें, या फिर आप बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, सो दैट एटलीस्ट ये मालूम पड़ सके कि कौन सा
कौन सा जो वर्ड है वो हेडिंग है, सब हेडिंग है, और उसका सब हेडिंग्स के जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा देयर इज़ नो नीड टू राइट फुल सेंटेंस इन नोट मेकिंग, वन कैन जस्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ जस्ट द नेसेसरी वर्ड्स विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल। एज आई सेड कि यहाँ पे आपको एब्रीवेशन भी यूज़ करनी पड़ती हैं। आप जब सब हेडिंग्स के पॉइंट्स बना रहे होते हो तो उसमें पूरा पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वही सेंटेंस लिखोगे सो दैट उसको पढ़ के आप एटलीस्ट समझ सको कि वो क्या है। एब्रीवेशन शुड बी यूज एज मच एज पॉसिबल एंड अ लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ नोट मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब पॉइंट्स बना रहे होगे उसमें आप एज आई सेड कि शॉर्ट में लिखोगे ताकि एटलीस्ट वो समझ में आ सके पढ़ने वाले को। और जो एब्रीवेशन है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए और उस एब्रीवेशन को लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा जब आपकी नोट्स मेकिंग ख़त्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो सम पॉपुलर एंड स्टैंडर्ड एब्रीवेशन क्या क्या होती हैं। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके का इन्होंने बना रखा हुआ है। कॉमन एब्रीवेशन क्या होती है, SC फॉर साइंस, MR मिसेस, ये सब चीज़ें होती हैं। कॉमन सिंबल्स क्या होते हैं ये आप लोग देख सकते हो, और मेजरमेंट एंड फिगर्स क्या होती हैं ये आप लोग देख सकते हो। ये एब्रीवेशन के जस्ट एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। और बाकी यही सब चीज़ें होती हैं नोट्स मेकिंग के अंदर, एज सच इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है। एक कोई भी स्ट्रिक्ट या रिजिड फॉर्मेट नहीं है कि इसी फॉर्मेट में बनाना है, क्योंकि नोट मेकिंग का मेन कंसर्न ये होता है कि बाद में आप खुद से उस नोट्स को पढ़ सको, ठीक है। मेन कंसर्न यही होता है कि आप वो अपने लिए ही बना रहे हो नोट्स, सो दैट आपका जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रह सकती है अगर आप चाहो तो। उसके अलावा भी यहाँ पे हेडिंग एक फॉर्मेट गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेन हेडिंग जाएगी आपकी, आप उसको मिडल में भी लिख सकते हो। इसके अलावा पॉइंट वन का मतलब है सब हेडिंग। अब सब हेडिंग के जो पॉइंट्स रहेंगे वो यहाँ पर आएंगे। फिर सब हेडिंग टू के जो पॉइंट्स रहेंगे वो यहाँ आएंगे। ऐसी जितनी भी सब हेडिंग्स होंगी जब वो ख़त्म हो जाएंगी उसके नीचे जो भी आपने एब्रीवेशन यूज़ करी है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा जो नोट मेकिंग वाला पार्ट है वो ख़त्म। इसके बाद बारी आती है पैराफ्राइजिंग और समराइजिंग की। और समराइजिंग को समझिए क्या होता है। पैराफ्राइजिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी कंटेंट, कोई भी पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है, उस पैराग्राफ को आप अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन करना। उस पैराग्राफ में जो बात कही जा रही है वही बात आपको लिखनी है, लेकिन पैराफ्राइजिंग में ये होता है कि आप उसको अपने लेवल पर डिफ़ाइन कर रहे हो। मीनिंग शुड बी सेम, और आपको मेन कंसर्न ये होता है कि वर्ड्स एटलीस्ट आप दूसरे यूज़ करो पैराफ्राइज करने के लिए। और समराइजिंग में क्या होता है कि समरी जिसे आप बोल सकते हो कि जो भी टॉपिक्स आपको दिया गया उसके मेन कंसर्न उठा के उसकी समरी लिखना, हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम समराइजिंग बोलते हैं। तो ये पैराफ्राइजिंग और समराइजिंग वाला पार्ट आपका 5 नंबर में आ सकता है। आई थिंक दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही आ सकता है। कोई भी आपको शॉर्ट पैराग्राफ दिया जा सकता है, ठीक है, 50 से 60 वर्ड्स का, उसको पैराफ्राइज करने को या समराइज़ करने को आपसे बोला जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है पैराफ्राइजिंग का, जैसे कि देखिए, देयर हैज़ बीन मच डिबेट अबाउट द रीज़न फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैपनिंग इन 18th सेंचुरी ब्रिटेन रादर देन इन फ्रांस और जर्मनी। यहाँ पे डिबेट हो गई है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो बड़ा है 18वीं शताब्दी के ब्रिटेन में, अगर उसको हम फ्रांस या जर्मनी से कंपेयर करें तो। अब इसको उन्होंने पैराफ्राइज कर दिया, यानी कि इसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं, वाई द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकर्ड इन ब्रिटेन इन द 18th सेंचुरी इंस्टेड ऑफ ऑन द कॉन्टिनेंट हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिस्कशन। यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ है वो क्यों हुआ है, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट भी यही बात बोल रहा है कि हाँ जी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ है, और वो अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो पैराफ्राइजिंग का मतलब ये होता है कि चीज़ों को अलग तरीके से बोलना। जैसे बात होती है ना, कान इस तरीके से पकड़ो या उस तरीके से पकड़ो, एक ही बात है, वही मतलब होता है पैराफ्राइजिंग का। ऑलराइट, और यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। यूज़ अ डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर आप दूसरा यूज़ करो पैराफ्राइजिंग के लिए, और वर्ड्स भी आप दूसरा यूज़ करो, ठीक है, बट रिटेन द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल, ठीक है। डज नॉट ट्राई टू फोर्सिबली रिप्लेस द वर्ड। ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स का रिप्लेसमेंट नहीं है आप उसको फोर्सिबली रिप्लेस करो। अगर रिप्लेसमेंट है तो आप वर्ड्स अगर दूसरा यूज़ करो, अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो आप सेम वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ये पैसेज का, आप इसको रीड आउट कर सकते हो अपनी रीडिंग्स में जाकर, ठीक है। आप ही की रीडिंग्स हैं, ये वेसोल की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करी है, उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी लिखा गया है। समराइजिंग का भी कुछ खास ऐसा वो नहीं है फॉर्मेट, आपको जो समरी लिखनी होती है। समराइजिंग में डिफरेंस ये होता है कि जो मेन कंसर्न होता है वो लिखना होता है आपको। जैसे बोलते हैं ना, पोएम की समरी लिखो, इस तरीके से करना होता है, दैट्स इट।
अब क्या है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर्मल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फॉर्मल लेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो लेटर राइटिंग भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट भी मेंशन है लेटर राइटिंग के। जैसे ये आपके सामने फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को अगर हम डीपली समझेंगे तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए फॉर्मेट पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हम समझ रहे हैं, फॉर्मल का फॉर्मेट हम समझ रहे हैं, ठीक है। पहले आता है हेडिंग। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर कम्स एट द टॉप ऑफ द लेटर वेदर इट इज़ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। चाहे एक फॉर्मल लेटर एक इंडिविजुअल लिख रहा हो या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन लिख रही हो, सबसे ऊपर आता है उस लिखने वाले का, उस सेंडर का नाम और एड्रेस। इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नेम एंड एड्रेस जनरली प्रिंटेड लेटर हेड्स आर यूज्ड वेयर दिस पार्ट इज़ प्रिंटेड इन द सेंट्रल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंड कर रही है तो उसका जो नाम है वो सेंटर में यूज़ करा जाता है जनरली, और ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, दिस पार्ट इज ऑल्सो टर्म एज रिटर्न एड्रेस विच मीन्स द रिसिप्ट ऑफ लेटर नोज होम एंड वेयर टू रिस्पॉन्ड। इसके बाद सेकंड थिंग है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में ये होता है कि आप लेटर का रेफरेंस नंबर लिख सकते हो कि किस रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग हम इस लेटर को लिख रहे हैं, सो दैट इन फ्यूचर इस लेटर को फाइंड आउट करने में आसानी हो। रेफरेंस नंबर के अंदर आप डेट लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस नंबर के बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम आएगा, ठीक है। डेट की बात हो गई, डेट के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फॉर्मेट है वो ये वाला है, ठीक है। पहले डेट, फिर पूरा मंथ का पूरा आप लिखोगे लेटर में, फिर ईयर, ठीक है। इसके बाद इनसाइड एड्रेस, इट इज़ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट रिसीवर ऑफ लेटर, ठीक है। दीज डेज ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कवर एनवेलप्स विद कट्स एट द प्लेस ऑफ, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ लिखी गई है कि किस तरीके से वो यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके बाद आपके रेफरेंस नंबर के बाद ये आता है आपका ये रिसीवर का एड्रेस आता है, फिर सब्जेक्ट लाइन आती है किस टॉपिक पर हम लेटर लिख रहे हैं, फिर आपका सैल्यूटेशन यूज़ होता है, डियर सर, डियर मैडम, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एड्रेस के बाद सब्जेक्ट लाइन आ गई, फिर सैल्यूटेशन आ गया, फिर आपका एक्चुअल में जो कंसर्न है लेटर लिखने का वो शुरू होता है, मेन कंसर्न, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। बॉडी ऑफ द लेटर पर इंट्रोडक्शन करोगे, फिर डिटेल लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे, उसके बाद अपना आप ख़त्म करोगे, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह लिखोगे, योर सिंसियरली का वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इसमें, और उसके बाद अपना जो भी चीज़ें हैं लेटर को आप ख़त्म कर दोगे। यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, नाम लिखा, डेजिग्नेशन और जो भी चीज़ें हैं। इतना करने के बाद आपके फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ख़त्म, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का, तो इसको आपको याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी बारी आती है रिपोर्ट राइटिंग की। अब रिपोर्ट के अंदर भी अलग अलग तरह की रिपोर्ट होती हैं। जैसे आपके सामने ये फॉर्मेट है, हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ये पीरियोडिक रिपोर्ट है और क्वार्टरली रिपोर्ट है, 3 महीने की रिपोर्ट का फॉर्मेट गिवन है। यहाँ पे कंपनी का नाम, नंबर वगैरह लिखा हुआ है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे, तो फॉर्मेट भी आई होप यहाँ लिखा रहेगा। लेटर फॉर्मेट यहाँ पे लिखा गया है, डायरेक्टर ऑफ myide.com, you are working on the idea of opening a subsidiary company at Ludhiana. You assigned the task of finding an appropriate location to Mr. Rajkumar, the HR head of your company. Mr. Kumar prepared the following feasibility report and submitted to you. तो मिस्टर कुमार ने रिपोर्ट बनाई है और आपको सबमिट करिए या आप लोग पढ़िए। तो इस तरीके से यहाँ पे है, गायत्री सिंह को इन्होंने रिपोर्ट लिखी है मिस्टर कुमार ने, कंपनी का नाम यहाँ पर आ गया, NOC यहाँ पे NO नंबर आ गया, डेट आ गई, और रिपोर्ट बनाई उन्होंने, क्या रिपोर्ट बनाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ यहाँ पे प्रिलिमिनरी फैक्ट्स हैं रिपोर्ट राइटिंग के। वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट वन मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिपोर्ट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। इट इज़ लाइक रीडिंग अ क्वेश्चन पेपर थॉरोली बिफोर राइटिंग एन आंसर। यानी कि जो भी रिपोर्ट लिखने को बोली जाएगी वो टॉपिक बहुत ध्यान से समझो, उसके बाद ही उसकी रिपोर्ट लिखो। इंस्ट्रक्शन सेट द डिज़ाइन एंड कंटेंट ऑफ द होल स्ट्रक्चर। Next step is to collect appropriate material required, including facts, data to prepare a report. Even in a short report, one must plan for the report and give a though to the supporting document. इसके अंदर क्या है कि आप जब रिपोर्ट लिखने बैठोगे तो आप तो कहीं पर इसका फैक्ट ढूंढने जाओगे नहीं एग्ज़ाम हॉल में, तो जो भी चीज़ें आप लिखोगे सोच समझ के आपको लिखना है, ठीक है। बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर, यहाँ पे आपने कोई रिसर्च वर्क करी है उसके बेसिस पर ही आप इसको लिखोगे। बाकी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट राइटिंग का, इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक्सरसाइज देख लीजिएगा। इनफॉर्मल लेटर का भी एक बार फॉर्मेट आप ज़रूर से देख लीजिएगा।
वो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर आपके नोट मेकिंग वाला पॉइंट है और रिपोर्ट वाला पॉइंट है। क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है, रिपोर्ट है, नोट मेकिंग है यहाँ पे, और ये पैराफ्राइजिंग वगैरह भी आपका पूछा जा सकता है, लेटर वगैरह है। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे एंड अप हो गई हैं। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।